औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चैप्टर 2 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 1 के मैंने नोट्स जो यही नोट्स मैं लेक्चर देते हुए बनाता हूँ वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो लास्ट लेक्चर है लेक्चर 6 उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश करूँगा उनको बाकी तमाम चैप्टर 1 की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो। तो ये इस चैप्टर के भी जब बन जाएंगे तो फिर उसके आखिर में उन्हें मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो ये चैप्टर है सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप्स के बारे में। फंक्शंस और ग्रुप्स क्या होते हैं ये तो हम आगे चल के देख लेंगे, अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सेट्स के बारे में थोड़ा सा बहस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सेट्स आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे। मुझे याद पड़ता है कि मैट्रिक मैथ में थे सेट्स। तो ये बहुत अहम हैं। देखने में ये शायद इतने इंटरेस्टिंग ना लगे, और मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बहुत फंडामेंटल है। मतलब इनकी फंडामेंटल से मुराद के बड़ी बुनियादी किस्म की इनकी अहमियत है मैथमेटिक्स में। आप इन्हें हकीर मत जानिएगा। मुझे याद है कि ये चैप्टर 2 हमें हमारे टीचर ने तब छुड़वा ही दिया था। तब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता था, तो शायद वो उस वक्त छुड़वा सकता था ये। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, और ख़ासकर ई कैट में भी इस्तेमाल होता है। तो मतलब आपने ये नहीं समझना कि ये चैप्टर अगर आपको बोरिंग लगे या आपको पसंद ना आए तो आपके यार इसका क्या फ़ायदा, और चलें ये पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं हम। मैं बताऊं कि जो भी मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वो सारे का सारा हमने अपनी इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया था। सिर्फ एक ये नहीं मुझे याद पड़ता ये ग्रुप्स जो हैं वो कहीं इस्तेमाल किए हों, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा देखा है ग्रुप्स को, और ये भी बड़ी अहम जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। ये मैं बताऊंगा जब हम ग्रुप्स पर पहुंचेंगे। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बैचलर लेवल में जो कोर्स था हमारा इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी टॉपिक्स थे उनमें से ये ग्रुप्स का टॉपिक था जो कि हमारी इंजीनियरिंग में मुझे नहीं याद पड़ता कहीं इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। ये सेट्स और फंक्शंस फंक्शंस अभी चल के देखेंगे, ये तो इंतहाई ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फंक्शंस के बगैर तो मैथमेटिक्स ही जो है आधा रह जाएगा, और सेट्स तो वो बुनियादी रोल प्ले करते हैं। जो तकरीबन रोल ये गिनती का होता है, वही समझ लें उतना ही बुनियादी रोल सेट्स का होता है। आपने देखा कि पिछले चैप्टर में भी हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जब इस्तेमाल की, तो वहाँ हमने ये क्यू और क्यू बार और बाकी रियल नंबर के सेट्स और कम्प्लेक्स नंबर के सेट्स को देखा था। जो हम कहते थे ये बिलोंग टू आर, आर सेट ही था ना रियल नंबर का। तो और क्यू रैशनल नंबर का, क्यू बार इरेशनल नंबर का। तो ये हर जगह तकरीबन इस्तेमाल होते हैं। आगे जिन चैप्टर्स में आपकी बुक ने नहीं इस्तेमाल किया वहाँ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन मैट्रिसेस में मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बुक ने सेट्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैट्रिसेस की अगर आपने थ्योरी डेवलप करनी है और थ्योरम्स वगैरह आपने डेवलप करने हैं उनमें, तो फिर आपको सेट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी कि आई एक सेट है, सेट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस। चलें, कहने का मकसद है कि अब ये क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा होगा 1 0 0 1, तीसरा होगा 1 0 0 1 1, बाकी हर जगह 0 है। तो ये चलता जाएगा, ये सेट बन गया। मैट्रिसेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यूनिवर्सल किस्म का कंसेप्ट है सेट्स का, और ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है।
इसकी आपको कहीं अहमियत पता चले या ना चले, प्रोबेबिलिटी में हमने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया था। ये चैप्टर 6 में हम जाके देखेंगे, वहाँ आप देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कहने का मकसद है सेट्स आर फंडामेंटल concept in mathematics. Do not या don't look down upon them, यानी कि इनको हकीर मत जानिए। तो ये पहली एक्सरसाइज काफ़ी इजी है 2.1। तो और ये आपने ये कंसेप्ट्स पहले पढ़े भी हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा जितनी डिटेल से मैंने अयोटा को एक्सप्लेन किया था। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये था अयोटा एक नया कंसेप्ट था, और अयोटा को एक्सप्लेन इस तरह बहुत कम लोग करते हैं जैसे मैंने किया था। और ये आगे चल के भी काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये क्या चीज़ है जी, ये अयोटा स्क्वायर रूट माइनस वन, इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या। ये बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए आपके ज़हन में, अगर नहीं आता तो आना चाहिए कि इसका क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ती है। तो एक और इसकी अयोटा में बताता जाऊं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इट मींस के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिज्म को एच से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और ये क्योंकि वेक्टर्स हैं तो ऊपर ये बार डाल दें आप। और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को। आपको पता ही है मोटर जनरेटर क्या होते हैं। मोटर में इलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, को बिजली देते हैं मोटर को, और वो मोशन प्रोड्यूस कर देती है। और जनरेटर में आप उसे घुमाते हैं रोटर को, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देती है। दोनों का रिवर्स है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उन कॉइल्स को जो मैग्नेट्स के दरमियान पड़े होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स है। ये कॉइल या इस तरह करके समझ लें, इसमें से करंट गुजारें तो ये मूव करना शुरू कर देंगे, ये ओमेगा इसकी। और अगर ये रिवर्स कर दें, इनको आप मूव करवाएं, इसको आप मूव करवाना शुरू कर दें, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रही है, और ये करंट जो वायर में से गुजरनी है। कहने का मकसद है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में करंट गुजारी जाए तो मूवमेंट पैदा हो जाती है, और अगर मूव करवा दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में तो करंट पैदा हो जाती है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और ये दोनों किस तरह रिलेटेड हैं, ये दोनों जो ट्रैवल करती हैं, अगर थ्री डिमेंशनल अब बनाऊंगा अगर मैं इसके ऊपर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वेव्स इस तरह ट्रैवल करती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करेगी, और जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह होगी। ये नज़र अब थोड़ा सा मसला होगा। मैं कोशिश करता हूँ पेज उधर से दिखा दूँ आपको, मेरी पिक्चर्स में पड़ा हुआ था। किधर है ये है जी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप देखें 90 डिग्री का ये एंगल बना रही हैं एक दूसरे के साथ, प्रोपगेशन। और ये इधर ड्रा करना टू डिमेंशनल पेज पे ज़रा मुश्किल काम है इनको। तो ऑफ कोर्स अयोटा का उसमें ज़रूर रोल होगा। तो इतनी डिटेल में इस सेट्स को अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। सेट्स मतलब हेल्पिंग एक कंसेप्ट है। ये ज़्यादातर
हेल्प करते हैं, और तकरीबन मैथमेटिक्स की हर फील्ड में ये घुसे होते हैं, और वहाँ चल के ये हर फील्ड में ये तकरीबन थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प करते हैं। थेरी पिछले चैप्टर की पूरी हमने जो प्रॉपर्टीज डेवलप की वो सेट्स की बुनियाद पर ही की। तो चले देखते हैं सेट्स होते क्या हैं। सेट को डिफाइन किया जाता है कि a collection of well defined ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन सेट कहलाती है। सेट एस कर लें, चलें एस रहने दें क्योंकि यूनिवर्सल सेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो 1 2 3 इनकी कलेक्शन, तीन नंबर्स को हमने कलेक्ट कर दिया, A B C D। कोई एक तो इसमें उसकी ऑर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कि ये सेट इसके इक्वल होगा। अगर D B C और A लिखा जाएगा, ये बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं, इसमें ऑर्डर की कोई नहीं होती। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर किए जाएं उस केस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, आप महीनों के नाम लिख लें, जनवरी फरवरी अप टू सो ऑन दिसंबर तक लिख लें आप। तो कोई भी कलेक्शन हो सकती है, बस वेल डिफाइंड इसलिए डाला है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जिसका पता ना हो, बहुत ही मुबहम सा हो कि जी ये क्या ऑब्जेक्ट है, जी हमें नहीं पता जी ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसलिए वेल डिफाइंड का वर्ड बीच में डाल दिया है। अलबत्ता कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेट कहलाती है, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। इनके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं, ये 1 2 3 ए के मेंबर्स हैं, मेंबर्स आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ये और ये। अच्छा जी, अब एक नोटेशन ये है कि जो कैपिटल हैं नाम वो इस्तेमाल किए जाते हैं सेट्स के नाम के लिए, और जो स्मॉलर लेटर्स हैं A B C वो मेंबर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। अब आगे देखते हैं थ्री डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। उसमें पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड है कि आप उसका इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखने की बजाय आप उनका लिख दें कि वो उनके बारे में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, वाई आप लिखते हैं सेट ऑफ, या सेट रहने दें, ना लिखें सेट, ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये भी एक सेट हो सकता है। जेड को आप कह लें डेज ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के जितने डेज हैं उसका सेट हो सकता है। ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिखी है हमने सेट के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखने की बजाय हमने। और ये आपको पता है बड़ा यूजफुल मेथड है, हर जगह मुमकिन नहीं होता कि इंडिविजुअली लिखा जा सके। यहाँ तो चलें आप इस तरह लिख सकते हैं A E I O U, चलें जी। आपने टेबुलर मेथड में इसको लिख लिया।
लेकिन अगर फर्ज करें ये मैं जो लिखने लगा हूं, क्यू है ऑल रैशनल नंबर्स। चलें अब लिख के दिखाएं हाँ इसको इस फॉर्म में, नहीं मुमकिन, तो फिर उस केस में ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि चंद वर्ड्स लिखे और चलें जी सेट को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कौन सा सेट है। और नेक्स्ट मेथड है इसी तरह बाज केसेस में तो मुमकिन होता है कि चलें मसलन नेचुरल नंबर में लिख तो नहीं हम सकते, लेकिन ऐसे करके हम आइडिया दे देते हैं कि ये वन से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये नंबर्स, लेकिन फिर भी हम लिख तो नहीं ना पाए तमाम नंबर, और इस केस में तो वो भी मुमकिन नहीं है। खासकर इरेशनल नंबर्स में, इरेशनल नंबर में आप कैसे लिखेंगे? ज़ीरो से चलें स्टार्ट कर लें, पॉइंट वन लिखेंगे, पॉइंट जिधर आपने पॉइंट टू लिखा तो पॉइंट ज़ीरो वन मिस हो गया, पॉइंट वन और पॉइंट टू के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे मिस हो गए, और वैसे ये इरेशनल हैं भी नहीं। वैसे ही चलें एक एग्जांपल दे दिया, फर्ज करें ऐसे लिख लें 0.0001 चलें इसको एक एक एलिमेंट को आपको लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर दूसरा कोई ना कोई कन्वीनियंट मेथड होना चाहिए तो रिप्रेजेंट करने का। तो और फॉर्म्स देखते हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखी है, टेबुलर मेथड है, यही हमने कोशिश की है ना इधर टेबुलर मेथड से लिखने की, लेकिन नहीं लिख पाए हम। लेकिन टेबुलर मेथड का फ़ायदा ये है कि टेबुलर मेथड में ये मैं इधर से रिमूव कर दूं ताकि कोई ये ना समझे कि ये उसी मेथड में ये लिखे हैं। अच्छा, टेबुलर मेथड में आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, ए आई ई ओ यू। अब फ़ायदा ये है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स को आप लिख लेते हैं और वो आपके सामने मौजूद होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं आपको, गलती का इम्कान थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स डाउन साइड हम इस मेथड की ऊपर देख चुके हैं कि क्या है। और अगर वीक का होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। चलें जी, इसके बाद कोई भी इसको नेचुरल नंबर्स को इस तरह लिखा था हमने 1 2 3 टू सो ऑन, होल नंबर्स को हमने इस तरह लिखा था 0 1 2 3 टू सो ऑन। चलें, और ये इंटीजर्स को ऐसे लिख सकते हैं 0 +−1 +−2 +−3 अप टू सो ऑन, ये इस तरह लिखना इनको मुमकिन है। थर्ड मेथड है, ऑफ कोर्स इस केस में हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे इस मेथड में, इरेशनल नंबर्स को भी हम नहीं लिख पाएंगे, हमें कोई पता नहीं है कि ये कैसे लिखे जाए, कोई यही ना समझे कि ये क्रॉस है, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं इधर कि क्या लिखा जाए जी इस मेथड के ज़रिए, टेबुलर मेथड के केस में। और थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड डिस्क्रिप्टिव मेथड से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक काम हम ये करते हैं कि मसलन अगर ऊपर जैसे वावल्स का था उसको हम लिखें तो वो ऐसे लिख सकते हैं, A is X where X is a
vowel of the English alphabets। ठीक है, इसे पढ़ेंगे ऐसे कि A is a set of all x such that x is a vowel of English alphabets। और इसमें आप लिखेंगे कि A belongs to A, क्योंकि इसमें वही है ना लेटर्स A I E पहले आता है, चलें खैर O U। A belongs to A, यानी कि ये जो लेटर A है वो बिलोंग करता है इस सेट A से। E belongs to, या इसे मेंबर भी कहते हैं, E is a member of A। तो इतना ही काफी, ये बस याद रखें। belong A belongs to A। A is a member of A। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीजें कोई भी चीज जो है वो सेट्स का एलिमेंट्स हो सकती हैं। जो भी आप सोच सकते हैं वो इसका सेट हो सकती है। बस कोशिश करें कोई ऐसी चीज ना हो जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो और वो पूछते फिरें जी ये क्या है, जी ये किस चीज का सेट है। तो एग्जाम्पल्स हम इनकी काफी ज्यादा देख चुके हैं और बस उसमें ये हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। हमने इसको लिखा था जी x, where x is p over q such that p and q belong to z रियल नंबर जिनको नहीं इंटीजर्स where q is not equal to 0। ये या तो आपको पता होगा ना कि ये y it is not equal to 0। अच्छा, और इरेशनल का को इस तरह लिखा जा सकता है कि x such that x is not equal to p over q where p and q belongs to integers। मैं q से i से represent करना प्रेफर करता हूँ और ये q बार होगा, ये इरेशनल नंबर है। और जब इस तरह हमने लिख लिया तो फिर तो r को रिप्रेजेंट करना इंतहाई आसान हो गया। ठीक है, और आगे चल के हम कम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐसे लिख सकते हैं r यूनियन आई एम कर लें। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स यहाँ आई लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर्स तो ये आई फिर उसके साथ करेगा इंटीजर्स के साथ, जिस तरह मैं आई को रिप्रेजेंट करता हूँ इंटीजर्स के साथ। तो इस तरह आई को रिप्रेजेंट कर लें, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ ऑल रियल एंड आर इमेजिनरी नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। आगे जी चलते हैं हम इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स तब होंगे A विल बी इक्वल टू B जब दोनों में बिल्कुल वही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे और तरतीब का ऑर्डर का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर A में ये एलिमेंट्स हैं, ये इसको ना यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि A में अगर 1 2 3 हैं, थोड़ा सा पेंसिल बहुत स्मूथली चलती है तो ज़रा देख के लिखना पड़ता है। 2
1 3, तो ये इस केस में ए और बी इक्वल होंगे। ऑर्डर मैंने बताया था कि मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, इसलिए सिर्फ वही एलिमेंट्स अगर ए और वही एलिमेंट्स बी में हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा है इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट्स उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे जब उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी ताकि वन टू वन रिलेशनशिप उनमें बनाया जा सके और पेयरिंग की जा सके उनकी आपस में। तो ये उसी वक्त होगा कि एक तो सेट्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही होते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें 1 1 2 एंड 3, तो ये अलाउड नहीं होता सेट्स में, इसको इसी तरह ही लिखा जाएगा। ये यही है 1 2 एंड 3। तो अगर बी सेट ऐसा हो कि उसमें ए बी एंड सी है तो ये ए और बी इक्विवेलेंट है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस नोटेशन से। इसका मतलब है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसकी वजह क्या है कि ये वन टू वन रिलेशनशिप मौजूद है, 2 के लिए बी है और 3 के लिए सी है उसमें। तो इक्विवेलेंट सेट, तो इसका मतलब है कि ऑल द equal sets are equivalent but not all equivalent sets are equal। ठीक है, ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ए और बी जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि उनमें वही एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और वही एलिमेंट्स हैं जो ए में है और बी में है, तो इसका मतलब है वो इक्वल हो गए आपस में। जबकि इक्वलेंट के केस में सिर्फ नंबर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और उनकी एलिमेंट्स खुद सेम नहीं ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर के केस में ए और बी इक्वल सेट हैं। इसकी एग्जांपल एक और ले लें, एक फर्ज करें सी सेट है जो कि इक्वल है ए बी और सी के, तो हम कह सकते हैं ए and B are equivalent. A and B are equivalent. B and C are equivalent. A is not equal to B, but B and C are equal. तो ये आप देख लें कि बी और सी आपस में इक्वल थे तो वो इक्वलेंट भी हो गए, लेकिन वो बी और ए अगरचे इक्वलेंट हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स हैं। आगे है ऑर्डर ऑफ सेट्स। तो वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ सेट कोई मैटर नहीं करता कि इसमें किस ऑर्डर में इसके एलिमेंट्स आए, ये मैटर नहीं करता। सिंगलटन सेट ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो उसका, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। सेट विद वन एलिमेंट, चले जी।
और नेक्स्ट है एम्प्टी या नल सेट। एम्प्टी या नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सेट विद नो एलिमेंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको फाइव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल सिंगलटन की ये सेट होगा, इसमें एक ही मेंबर है और ये सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट, फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हों, वो इन्फिनिट फाइनाइट सेट कहलाएगा। इस केस में ये क्योंकि इसके काउंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट वो होगा जिसके लामहदूद एलिमेंट्स हों। ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, इसलिए मैं बस ब्रीफली इनको टच कर रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। सबसेट। सबसेट ए सबसेट होगा बी का उस वक्त जब बी में अच्छा, ये इस यहाँ नहीं लिखते क्योंकि ये पेज ख़त्म हो रहा है और फिर ये वो कट के आएगा जब नोट्स बनाऊंगा मैं। तो इस लाइन को, डेंजरस लाइन, रेड लाइन को छोड़ देते हैं और नीचे लिखते हैं व्हेन। पता नहीं ऊपर मैंने क्या किया है। हाँ, ये भी छोड़ दी है। और ऊपर पेज को देखते हैं, हाँ ये अब कट जाएगा। चलें, कुछ नहीं होता, ये इतना ही बड़ा इशू नहीं है। अब मैं नेक्स्ट ख्याल रखूंगा कि इस लाइन पर ना लिखा जाए। अच्छा, व्हेन बी विल हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। अच्छा, इस केस में दो सिचुएशंस बनती हैं। एक बनती है कि बी विल हैव ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि बी विल बी इक्वल टू ए। तो उस केस में बी A would still be subset of V, but it will be called improper subset of B। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि A will be, नहीं, दूसरा सिनेरियो था वो ऊपर ये इस तरह और ये इस तरह वैलिड है कि A is subset B, but B has at least one element not in A, यानी कि B में कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो A में नहीं है। तो उस केस में A will be प्रॉपर, ये प्रॉपर के लिए इस्तेमाल होता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देन therefore A will be proper
सबसेट ऑफ बी। तो इसमें एक और है कि हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यानी कि लिखा जा सकता है ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या ए इज सबसेट ऑफ बी। इतना ही काफी है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये ए इज सबसेट ऑफ बी, ये है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर के लिए कोई नहीं है। उसमें आप ये लिख दें आगे के मसलन ए इज इन सबसेट ऑफ बी, और अगर ए एंड बी लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। एग्जाम्पल्स बड़ी आसान होंगी इस केस में। फर्ज करें कि ए अगर 1 2 3 है जो ऊपर ली थी हमने, बी भी अगर 1 2 एंड 3 है, तो इस केस में A will be equal to B and A will be subset of B and B will be subset of A। ये भी लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल आप देख लें, इसी में हम एक और सेट ऐड कर देते हैं 3 and 4। तो उस केस में A is not equal to C but A is प्रॉपर सबसेट ऑफ, हाँ बी लिखा हूं मैं, सी, सी का प्रॉपर है, बी भी प्रॉपर सबसेट है सी का। तो इस तरह लिखा जा सकता है। अब हमने देखे थे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे? इसको लिखा जा सकता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर में, और ये प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर्स का, इंटीजर्स का, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, रियल नंबर में तमाम होते हैं। और रियल नंबर, सॉरी, इंटीजर्स रियल नंबर का सबसेट है, और रियल नंबर्स सबसेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इस तरह लिखा जा सकता है। इसमें फर्दर ऐड किया जा सकता है उसको, रैशनल नंबर्स को। इस तरह तो एम्प्टी सेट जो है वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखें, क्योंकि प्रॉपर ये अपना तो इम्प्रॉपर होगा, अपने अलावा तकरीबन हर हर सेट का ये प्रॉपर सबसेट होगा एम्प्टी सेट। चलें जी, पावर सेट्स आगे देखें। अच्छा, एक सेट ऐसा भी, उसके एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले ही आगे सेट्स हों। मसलन यानी कि दो सेट्स हैं, फर्ज करें एक है 1 और एक है 1 and 2। तो एक तीसरा सेट ऐसा भी हो सकता है जो कि इन दोनों का आगे सेट हो, 1 and 2। ठीक है, पावर सेट वो होता है जो कि किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स का सेट हो। पावर सेट क्या होता है, इसे चलें लिख देते हैं। अभी जो मैंने बताया है उसको वर्ड्स में लिख देते हैं। द पावर सेट ऑफ ए
set S denoted by PS is the set containing all the possible subsets of S। किसी भी, चलें एक एग्जांपल देखें, मैं बताता हूँ। B, फर्ज करें छोटी एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं नंबर, 1 and 2, P B, ये हो जाएगा, एक तो एम्प्टी सेट आएगा और एक ये सेट आएगा, क्योंकि ये भी ये सबसेट है इसका, फाई इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, थोड़ा सा जगह चाहिए, ये जरा लिख लूँ मैं फिर बताता हूँ। 2 इज सबसेट ऑफ बी, और अपना तो वो सबसेट होता ही होता है उसका, चाहे इम्प्रॉपर हो। तो हाँ, एक और गलती हो गई कि ये चलें अभी इसको करेक्ट करते हैं कि वो लाइन के ऊपर लिख लिया मैंने, तो इसको तो हल करना बड़ा आसान है। चलें, इधर आप लिख लें, फाई इज सबसेट ऑफ बी, 1 इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट लिख रहे हैं, प्रॉपर लिखें या ना लिखें, और 1 and 2 तो होगा ही। अच्छा, ये पावर सेट कहलाता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, PB से। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इसमें, यानी कि 2 एलिमेंट्स से B में, तो PB में जो एलिमेंट्स होंगे, B एलिमेंट्स is equal to 2 number of PB एलिमेंट्स होंगे, 2 is 4, इसीलिए मैंने 3 वाली एग्जांपल नहीं ली, मुझे 8 लिखने पड़ जाने थे। तो 3 के लिए टूज पावर 3 होगा। तो ये बड़ी जल्दी से, इसका मतलब है, बढ़ रहे हैं पावर सेट्स। अगर 64 हो तो ये 2 पावर 64 होगा, और ये अच्छा खासा बड़ा नंबर है। एक दिलचस्प मुझे स्टोरी याद आ गई कि एक किसी ने, जिस शख्स ने चेस बनाई थी ना गेम, कहानी आप पता नहीं कितनी कोई ये दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन जो अभी बताने लगा हूँ वो फैक्ट है, चाहे आप खुद रख करके देख लें उसको। वो बादशाह के पास चेस की गेम बना के ले जाता है। अब आपको चेस का पता होगा कि उसमें इस तरह 8 खाने होते हैं, टक टक, इस साइड पे भी 1 से लेकर 8 होंगे, और इस साइड में भी 1 से लेकर 8 होंगे। इस तरह ये गेम होती है, 8 अप टू सो वन 8, अप टू सो वन 8 होते हैं। तो ये 8 इंटू 8 64 बनते हैं। तो वो बादशाह बहुत खुश होता है चेस की गेम देख के। वो कहता है, बताओ क्या तुम्हारी मैं खिदमत करूं, क्या चाहते हो मुझसे। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये जो है ना बॉक्सेस, मैं आऊं तो इनके इक्वल मुझे जो है ना चावल के दाने दिए जाएं, इस तरह दिए जाएं कि पहले दिन पहले बॉक्स की जगह मुझे एक चावल का दाना दिया जाए, दूसरा दिन दूसरे बॉक्स की जगह उससे डबल दिए जाएं, यानी कि 2, और तीसरे बॉक्स की जगह उससे डबल 4, चौथे की जगह उससे डबल। तो फर्स्ट के लिए वो, यानी कि इस तरह की उसने कोई इक्वेशन बना दी, 2 पावर n-1, ठीक है। तो 1 के लिए ये हो जाएगी 1, 2 के लिए ये हो जाएगा 2 पावर 2n, और ये 1 हो जाएगा, और 64 के लिए क्या होगा, 63। और ये इतना बड़ा नंबर था कि उसके सारे चावल ही बादशाह के ख़त्म हो गए, तो उसने उस शख्स को कत्ल करवा दिया। आई डोंट नो कि ये
कितनी कुछ सच्ची है कहानी, लेकिन अलबत्ता बताने का मकसद है कि ये नंबर बहुत बड़ा है, 2 पावर 63। यानी कि एक सेट में इतने एलिमेंट्स हो और कोई कह दे आपको जी इसका पावर सेट लिखो, तो उसे कहें भाई खुद ही बैठ के लिखते रहो, मैं तो नहीं लिख सकता। उम्म, तो और वो आपको बताया था 2 पावर 128 पिछले चैप्टर के शुरू में, कि ये इतना बड़ा नंबर है, आईपी वर्जन 6 में है ना ये, इतना बड़ा नंबर है कि सैंड के ग्रेन्स जो भी मौजूद हैं पूरी दुनिया में, उनको भी अगर आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाए तो ये ख़त्म नहीं होंगे आईपी एड्रेसेस। और 10 पावर 70, ये पावर्स, ये बहुत बड़े नंबर बन जाते हैं। 10 पावर 70 लगता तो यही है कि एक के बाद 70 ज़ीरो आने हैं और बस ये नंबर ख़त्म हो जाना है, लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि दुनिया, इस कायनात में मौजूद जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ये नंबर उसके इक्वलेंट है। तो ये अब आप सोचिएगा कि ये कितना बड़ा नंबर है। नंबर ऑफ एटम्स एक ग्लास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि समुंदर के कतरे अगर किए जाएं तो वो उस ग्लास में मौजूद एटम्स के इक्वल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के इक्वल नहीं होंगे। तो ये नंबर्स टेंड टू गेट वेरी बिग। अब बात थोड़ी सी चली गई इधर उधर, लेकिन चले कोई नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से मैंने कहा बता दिए जाएं। यूनिवर्सल सेट, इधर थोड़ी लाइन लगा लें। यूनिवर्सल सेट किसी भी, जब हम कोई ब्रांच मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हो या कोई एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन हम सेट कर रहे हो, तो एक सेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो बाकी तमाम के तमाम सेट्स में मौजूद होते हैं कम से कम। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम उतने ज़रूर होते हैं। तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, क्योंकि ये बड़ा कन्वीनियंट होता है यूनिवर्सल सेट। तो रियल नंबर्स में रियल नंबर खुद ही वो यूनिवर्सल सेट होगा, बाकी जितने भी रियल नंबर्स के सेट्स बनेंगे वो इसके सबसेट्स ही होंगे ना। फर्ज करें मैं कहूँ जी एक रियल नंबर का सेट है ए, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 से लेके ये 100 तक जाते हैं, तो ये इसका सबसेट ही है। तो उस केस में रियल नंबर खुद एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। लेकिन छोटी क्लासेस में हम देख लेते थे जी कि एक यूनिवर्सल सेट होता था 1 2 3 4 एंड 5, और बाकी जो सेट्स होते थे वो इससे छोटे होते थे। एक हो गया, बी इस तरह होता था कि ये 2 एंड 3 वाला है, और सी होता था ये 4 एंड 5 वाला, और ये यूनिवर्सल सेट हो जाता था। तो कंसेप्ट देने के लिए यूनिवर्सल सेट का इस तरह किया जाता था। अच्छा जी, चलें, ये थ्योरी हमने कवर कर ली। मैं बुक भी आपको दिखा देता हूँ। चलें, इस तरह चलें जी। हमने, ये था सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स, चैप्टर 2, ये हमने कवर कर लिया। इसमें ये भी कवर कर लिया है। ये सारी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अ, सारी की सारी ये थ्योरी मैंने, आप इसको पढ़ लें तो you should be able to go through this on your own. चले, ये भी हमने देख ली हैं, सेट्स की एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। ज़ीरो, ई, क्यू,
ये सारी हमने ज़ीरो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ई सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इसको इस तरह लिख लेंगे, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है इसको सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ये है, ये इक्वल सेट्स भी एक्सप्लेन कर दिया, इक्वलेंट सेट्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये उसने एग्जांपल्स दी हैं। ऑर्डर ऑफ सेट्स है, फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स हैं, इक्वलेंट ये भी, सिंगलेटन, फाइनाइट एंड इनफिनिट, ये आप इसमें गो थ्रू हो जाएं, अच्छी तरह इसको पढ़ लें और देख लीजिएगा। ये देख लेते हैं इसने नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में लिख रहा है द अबव डेफिनेशन में आल्सो बी स्टेटेड एज A is subset of B if and only if X belongs to A shows that X also belongs to A। अच्छा हाँ, उसने एक यहाँ सुपर सेट भी लिखा है कि इस तरह भी लिखा जा सकता है, A if A is a subset of B then it can be stated B is superset of A। ये शायद रह गया था। और उसको लिखने का तरीका एक ये भी है, उसने यहाँ नोट में उसको एक्सप्लेन किया है कि इस डेफिनेशन अबव को इस तरह भी लिखा जा सकता है। आगे प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट भी कवर कर लिया हमने। ये नोट पढ़ते हैं क्या है, इस नोट को देखें। ये नोट कह रहा है व्हेन वी डू नॉट वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स वी मे यूज अ सिंबल फॉर रिलेशनशिप, इट इज इजी टू सी दैट। अच्छा, कह रहा है कि जब उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहते तो फिर हम यही सिंबल यूज कर सकते हैं। थ्योरम वन, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी एक्सप्लेन किया मैंने। ये कन्विंस आवरसेल्फ, पावर सेट अभी बहस हुई है पावर सेट्स के बारे में। चलें नेक्स्ट, तो जी एग्जाम एक्सरसाइज है। मैं देखता हूँ ये लेक्चर कितना लेंथी हुआ है। अभी मेरे ख्याल में अगर ये हो गया तो मैं फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज 2.1 को कवर करवा दूंगा, नहीं तो मैं फिर इसी लेक्चर में देखता हूँ कि कवर करवाना। बहुत आसान है वैसे तो, इनको आपको खुद कर लेना चाहिए। मैट्रिक में हमने पढ़े थे, बिल्कुल वही सारे कंसेप्ट्स उसने रिवाइज किए हैं इस जगह। और चलें मैं करता हूँ इनको सॉल्व, और ये भी मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर। इजाज़त दीजिए, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।